स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत। स्ट्रेट लाइन पर जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, उन पर लगातार हम लोग आप तक अपने अंदाज में खबर पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में घमासान है। घमासान का कारण ये कि का जो कार्यकर्ता पार्टी के हैं पुराने, उनका कहना हमें इग्नोर किया गया। कुछ का कहना है कि गरीब और अमीर में बंट गई है भारतीय जनता पार्टी। क्या ये सच्चाई है? क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें कोई दमखम है? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सीनियर लीडर सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हैं। सेठ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार। सेठ साहब, सबसे पहले तो यही, क्या वाकई सच है कि बीजेपी अमीर और गरीब बीजेपी में बंट गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस एलिगेशन में कोई तथ्य है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ऐसे लोगों को टिकट्स दी हैं जो कि वसीलादार नहीं है, गरीब तबके से करते हैं। हमने तो शगुन परिहार को भी टिकट दी है, गरीब परिवार से है। पिताजी और चाचा दोनों जो है उनको शहीद किया गया। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो काफी लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिली है कि जिनके पास यू यू कांट से दैट दे आर रिच पीपल। लेकिन चुनाव में टिकट किसको देनी है, ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें फीडबैक जो है वो जनता से भी लिया जाता है, पार्टी से भी लिया जाता है। फिर देन देयर आर डिफरेंट एजेंसीज जो प्राइवेटली काम करती हैं, जिनसे भी फीडबैक लिया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया से निकलने के बाद ही जो है पार्टी डिसाइड करती है कि किसको चुनाव लड़ना है। मैं एक बात वाज़ेह तौर पे करना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी असेंबली सेगमेंट में पार्टी के पास 5-6 या हो सकता है 10 भी कैंडिडेट हों जो कि ऑलमोस्ट जो है जिनकी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बराबर भी हों। लेकिन उन बराबर के क्रेडेंशियल्स में से भी तो आपको किसी एक को चुनना है ना। हुँ। फर्क उस आदमी में जिसको टिकट मिली और उन आदमियों में जिनको टिकट नहीं मिली, वो फर्क जो है वो कोई 5% 10% का नहीं होता। वो पॉइंट 0.0000 करके भी हो सकता है, 9% का भी हो सकता है। फर्क कम होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक एक कालखंड में कौन सा व्यक्ति है जिसको आप चाहते हो कि वो पार्टी के टिकट पे लड़े, वो इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वैसी बात नहीं है कि जो वसीलादार है, जिसके पास पैसा है, उसको टिकट मिली है, वैसी बात नहीं। जैसे आपने कहा कि जो वसीला, जो सूखदार है, उन्हें टिकट नहीं मिला है, पर अ, इसमें कितनी सच्चाई है कि जो ग्राउंड पर आपकी एक्सरसाइज हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपके यहाँ जी। मंडल प्रधान हैं, आपके यहाँ एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 लोग हैं, जिनसे आप पूछते हैं और उसके बाद आपका पार्टी का एक इंटरनल सर्वे होता है, संगठन का एक इंटरनल सर्वे होता है। उस इंटरनल सर्वे के बाद एक लिस्टें तैयार होती हैं। बहू को लेकर मेरे पास जानकारी है कि आपके पास लिस्ट में राजीव चाणक्य थे, लिस्ट में राजीव चाणक्य के अलावा कविंदर गुप्ता थे, कविंदर गुप्ता के अलावा असीम गुप्ता, अनुराधा चाणक्य और रेखा महाजन, इन ये सब नाम जो कार्यकर्ताओं ने सर्वे करके भेजे थे। लेकिन अब जो बहू को लेकर जो नाम चर्चा में आए हैं, उनमें है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता, उनमें है आपके प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना, उनमें श्यामलाल लंगर हैं, उनमें अन्य कई और लोग हैं। ये सब हालांकि चर्चाएं हैं, ये सब पब्लिक में है, आपके लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो ये कितना सच है कि जो सर्वे पार्टी ने करवाए थे, उसमें जो लिस्टें तैयार होकर आई थी, वो कुछ और थी, और जब आपने मैंडेट बांटे तो कोई राम माधव के कहने पे बांटा, कोई तरुण चुग के कहने पे बांटा, कोई दिल्ली वालों ने अपनी मर्जी से किसी को टिकट दिया। क्या ये सच्चाई है, या आप कहते हैं ये सब निराधार है, सब अफवाहें हैं, सब बेबुनियाद बातें? देखिए, आप अभी जब जिसकी बात कर रहे हैं वो तो र्यूमर्स हैं। बाबू की जिसकी आपने स्पेसिफिकली बात की, उसका तो अभी कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आज ही हो जाएगा। ठीक। जब आज ही कैंडिडेचर डिक्लेयर हो जाएगा तो इट विल बी वेरी क्लियरली नोन टू यू कि कौन सा बंदा जो है वो कंटेस्ट कर रहा है, और क्या वो संगठन की रिकमेंडेशंस में से आया है या संगठन की रिकमेंडेशंस में से नहीं है। हम्म। लेकिन मैं फिर एक तौर पे एक बात दोबारा आपको वाज़ेह कर दूं कि डिफरेंट वेज हैं फीडबैक लेने के। उसमें एक तरीका ये है कि हम संगठन के जो लोग हैं, जो पार्टी में ऑफिस बेयरर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, उनसे ओपिनियन लेते हैं और उनकी ओपिनियन के हिसाब से लिस्टें बनती हैं।
लेकिन वो सिर्फ अकेला तरीका नहीं है, उसके अलावा पार्टी जनता में भी जाती है और जनता का फीडबैक भी हमारे पास होता है। इसी तरह कैंडिडेट्स की प्रोफाइलिंग होती है। अब किसी हम्म। कैंडिडेट को अगर सपोज पार्टी से जो है वो जनादेश ज्यादा मिल गया, पार्टी के ऑफिस बेरर चाहते हैं कि एक आदमी जो है उसको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन हम्म। आम जनता में ये चर्चा नहीं है कि उसको टिकट मिलनी चाहिए या उसके ऊपर कोई एलिगेशन है या उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई बात है, तो पार्टी को एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ता है। तो ठीक। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ जो जनता का जो पार्टी का ओपिनियन लिया गया वही एक लिटमस टेस्ट है और उसी के बेस के ऊपर टिकट हो जाएगी, वैसा नहीं होता है। तो जब क्योंकि बाकी मापदंड भी होते हैं, तो काफी लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पाते कि बाकी मापदंड में भी एक आदमी को पूरा फिट बैठना पड़ता है। और जहां तक आपने चर्चा की कि पार्टी के मैंडेट के बगैर भी किसी पर्टिकुलर नेता के कहने के ऊपर, चाहे नेता ए हो या बी हो, उनके कहने के ऊपर टिकट का वितरण हुआ है, वैसा नहीं होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद बैठते हैं, उसमें होम मिनिस्टर जी होते हैं, उसमें पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं। तो इन सभी लोगों के बैठे हुए ये सोचना कि किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर टिकट मिल जाए, कि वैसी बात नहीं होती। जिस सेठ साहब आपने कहा कि किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपके पास जम्मू ईस्ट या जम्मू वेस्ट की बात की जाए तो लगभग कोई 12 से 16 कैंडिडेट थे जो इन जम्मू ईस्ट और वेस्ट में थे, जो प्रत्याशी थे सारे के सारे। लेकिन अचानक एक नाम स्प्रिंग होता है अरविंद गुप्ता का। जब ये नाम स्प्रिंग होता है तो चर्चाओं में आता है कि जी ये अचानक कहां से आ गए। तो फिर कहा जाता है कि नहीं जी, पार्टी के एक बड़े नेता को जो ही प्रभारी बनाया गया जम्मू कश्मीर का, उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि इस आदमी को टिकट देना जरूरी है, क्योंकि इसकी कार्य कुशलता और कार्यशैली जो पार्टी के अंदर रही है, खासतौर पर पार्टी ऑफिस में जो उन्होंने काम किया है, उसकी बिना पर इनका टिकट बनता है। अब अगर आप तय इस बात पर करेंगे कि पार्टी के दफ्तर को वक्त कौन ज्यादा देता है, तो क्या आपको लगता है उसके साथ ज्यादती नहीं है जो पार्टी के दफ्तर में कम आया और अपने कार्य जो आपने अपने क्षेत्र में ज्यादा रहा या अपने क्षेत्र में काम करता रहा, वो क्षेत्र में काम करता रहा, आपने इग्नोर कर दिया। आप अगर उसको पहले बताते कि यार हेडक्वार्टर आते रहना, तो शायद उसका भी मैंडेट हो जाता। ये आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर, आपके लोग लगा रहे इसको समझने की कोशिश करते हैं। पार्टी के लिए दोनों ही नेता महत्वपूर्ण है। हैं जी। वो आदमी जो फील्ड में जाके काम कर रहा है या वो आदमी जो पार्टी के ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा है, दोनों के बगैर पार्टी नहीं चलेगी। ठीक। और जिस नाम का आपने जिक्र किया, अरविंद गुप्ता, अरविंद हम्म। गुप्ता जी आउटसाइडर नहीं है। जी। अरविंद गुप्ता जी पार्टी के साथ तकरीबन 25 साल या शायद उससे भी ज्यादा से जुड़े हुए हैं। हम्म। अलग अलग दायित्वों का निर्वाह करते हैं। हम्म। उन दायित्वों का निर्वाह करते हुए अरविंद जी का कामकाज का तरीका जो है वो पार्टी ने देखा है। तो ठीक। आप नहीं कह सकते हो कि अरविंद गुप्ता जो है वो कोई पैराशूट ड्रॉपिंग हुई है उसकी, वैसी बात तो नहीं है। तो पार्टी के चंद्रमोहन नेता शर्मा। हैं, पार्टी के, मैं सिर्फ 1 मिनट में आपका आंसर जी दे जी। दूंगा, पार्टी के हम्म। बड़े नेता हैं, हम्म। सेक्रेटरी के तौर के ऊपर काम करते हैं, लेकिन उसके साथ पार्टी ने उनको अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया, इलेक्शंस लड़वाए हैं उन्होंने। अब हम्म। अलग अलग जिलों का प्रभारी बनते हुए अपनी कार्य क्षमता को उन्होंने बताया है। तो अगर ऐसे व्यक्ति की कार्य क्षमता को देखते हुए पार्टी टिकट देती है, तो मुझे लगता है कि ये तो स्वागत की बात है कि जहाँ पे हम्म। बड़ा नाम जो है वो छूट गया। जो हम्म। बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, जो सोचते हम्म। थे कि टिकट उनको जो है फॉर ग्रांटेड है कि उनको टिकट मिलनी ही चाहिए, लेकिन हम्म। पार्टी ये समझती है कि नाम के ऊपर टिकट नहीं होगी, काम के ऊपर टिकट होगी। और अगर अरविंद जी के काम को इवेल्युएट किया गया है, उस इवेल्युएशन के दौरान ये लगा कि अरविंद जी जो है उसको कैंडिडेचर बनाना चाहिए। देखें, इसमें बड़ी चीजें और भी होती हैं, मैटर करती हैं। जी। ये भी मैटर करता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी कम्युनिटी है जो ज्यादा है, उसका भी हम्म। राजनीति है। अब ये आइडियली तो आप सोचो तो नहीं जरूरत पड़नी चाहिए, लेकिन हम्म। राजनीति है इसलिए ये भी जरूरत होती है कि किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो और उस कम्युनिटी का कितना इन्फ्लुएंस है, कितने लोग हैं वहां पे। ये हम्म। सब सब सारी की सारी चीजें जो है ये इसमें नोट की जाती हैं। और अरविंद जी का नाम हो, चाहे जम्मू ईस्ट की आपने बात की, वहां से जो नाम उभर के सामने आया है, ये जी दावेदारी जी। का मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ। जम्मू हम्म। ईस्ट की बात करें तो 7-8 लोग जो है दावेदार हो सकते हैं,
हम्म। जम्मू वेस्ट में हो सकता है 15 लोग दावेदार होंगे, जी। लेकिन उन्हीं दावेदारों के बीच में से ही एक आदमी जो है वो चुन के आया है। देनी टिकट तो एक ही को है ना, सभी को तो नहीं दे सकते हैं। और इस चीज को सोच के चलिए कि जम्मू वेस्ट में हमने टिकट जो है इग्नोर किसको की है। सत शर्मा जी सिटिंग एमएलए थे, और सत हम्म। शर्मा जी बड़े कद्दावर नेता हैं जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब सत शर्मा जी को टिकट नहीं मिलती है और अरविंद गुप्ता जी को टिकट मिलती है, तो ये पार्टी की इनर डेमोक्रेसी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि इस पार्टी में सिर्फ ये होता है कि बड़ा कदावर नेता जो है उसको टिकट डिनाई की जा सकती है, और एक छोटा कार्यकर्ता जो काम करने में अपने लगा है, जिसको जो ड्यूटी लगा दी पार्टी ने, उसने वो पूरी ड्यूटी जो है ईमानदारी से की, उसको इनाम भी मिलता है। लेकिन सेठ साहब ये भी बताइएगा कि रोहित दुबे को पहले आप कटरा में टिकट देते हैं, उसके बाद उसका टिकट काट के कुलदीप राज गुप्ता को माफ कीजिए बलदेव राज को आप टिकट देते हैं। तो आम का उसके बाद आपके कार्यकर्ता हु हल्ला करते हैं, फिर शाम को एक आप फोटो दिखाते हैं उसमें रोहित दुबे पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ है, आपके बड़े लीडरों के साथ है, आप कहते हैं सब ठीक ठीक गुडी गुडी हो गया। लेकिन वो वापस जाकर कहते हैं मैं दोबारा कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। और अभी भी सुनने में यही आ रहा है कि अभी भी उन्होंने रिकंसाइल नहीं किया है। तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि मैंडेट बांटते समय कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते लोग आपसे नाराज हैं? एक नंबर दो, इस सारे को एक ही सवाल में मैं डालना चाहूंगा कि सेठ साहब, क्या आपने हिंदू वोट को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि आपके सभी नेताओं को लग रहा है कि हमको तो सिर्फ खड़ा होना है, बस लोग तो इंतजार में हैं कि हम खड़े हो गए तो हम जीत जाएंगे? क्योंकि जब आप एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हमको तो सिर्फ खड़ा होना है, हमने काम किया है कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं किया है, हमको कोई जानता है कि नहीं जानता, हमको खड़ा होना है, हमने जीत लिया। इसीलिए 8-8 9-9 दावेदार हैं। अगर तो होता कि काम करना है तो फिर तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू की जन्नत हो गई होती। फिर तो जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, तो कहीं होती ही नहीं। तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू संभाग में, खास तौर पे जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ या रियासी, सांबा, कठुआ की लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है कि भाई चूंकि यहाँ तो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और हम तो क्या कहते हैं, एक पार्टी है जो हिंदू कॉज को स्पॉज करती है, तो वोट तो हम ही को मिलना है, तो जिसको मर्जी उसको खड़ा कर दो। क्या इस बात को मानेंगे? और पहला जो मैंने आपसे पूछा था रोहित दुबे को लेकर, कि वो जो मैंडेट आपने बदला, एक कारण क्या और अब स्थिति क्या है? मैं दोनों क्वेश्चन को एक एक करके आंसर दूंगा। जहां तक रोहित दुबे जी की बात है, मेरा छोटे भाई हैं, मेरे साथ बहुत घनिष्ठ उनके मित्रता है। रोहित दुबे जी की टिकट अनाउंस हो गई, लिस्ट में नाम आ गया। अब वो लिस्ट जो है वो छाया होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, एक अलग सा क्वेश्चन है। लेकिन लिस्ट में नाम आने के बाद अब वहां पे उनके घर में जो है वो डोल धमाका भी हो गया, सेलिब्रेशंस भी हो गई, हम्म। और बाद में लिस्ट जो है वो बदली जाती है नेक्स्ट डे को। और उस हम्म। लिस्ट में सिर्फ एक ही चेंज है, जो कि रोहित दुबे जी की जगह बलदेव शर्मा साहब जी का नाम जो है उसमें आया। हम्म। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि रीजन क्या है कि रोहित दुबे जी को जो है वो बदल के बलदेव जी को क्यों डाला गया। ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, बड़े नेता हैं जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर रोहित दुबे जी का नाम बदल के बलदेव जी का नाम डालना था, तो बेहतर ये होता कि अगर रोहित दुबे जी को कॉन्फिडेंस में लिया जाता और उनको पहले बताया जाता कि ये गलती से हो गया है या जल्दबाजी में हो गया है। वो हम्म। हुआ नहीं। और दूसरा, उनको बुला के पार्टी ऑफिस में जैसे वो फोटो वगैरह हो गई, अगर वो हम्म। ना होती और एक कोशिश होती कि रोहित दुबे जी को भी ऑन बोर्ड लिया जाता और साथ में रखा जाता, तो वुड हैव बीन ए बेटर सिचुएशन। ठीक। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी ये बिल्कुल मुझे मानने में इतराज नहीं है कि रोहित दुबे जी आहत हैं। वो तो हार्ट तो वो डेफिनेटली है ही, और उनका हार्ट होना बनता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है हम्म। कि मैं फॉर ग्रांटेड ले लूं कि रोहित दुबे जी जो है वो हर्ट नहीं होंगे। लेकिन रोहित दुबे जी का कद इतना बड़ा है पार्टी में, वो जिला के अध्यक्ष हैं। मैं फिर भी उनसे उम्मीद करूंगा एज पार्टी कार्यकर्ता जो है, कि हम्म। रोहित दुबे जी इन सभी सिचुएशन को समझते हुए और पार्टी के हित में जो उनको पर्सनल सेक्रीफाइस करना पड़े, उनको सोचना चाहिए कि अगर पार्टी के हित में उनको पर्सनल
सोचेगी, इसके बारे में मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आ, कहीं पे तो गलती हुई है। हम्म। तो दूसरी जैसे बात दूसरा मैं आपने दूसरी बात आपने जो कही कि हम्म, भारतीय जनता पार्टी जो ये सोचती है कि हिंदू वोट के ऊपर हमारा अधिकार है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ना हम हिंदू वोट की बात करते हैं, ना हम किसी और वोट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच के चलती है कि हिंदू भी हमारे साथ है और मुसलमान भी हमारे साथ है, पहाड़ी भी हमारे साथ है और एसटी भी हमारे साथ है, एससी भी हमारे साथ है और बाकी समाज भी हमारे साथ है। एक समाज को अपने वोट का जनाधार बना के राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में नहीं है और ना ही ये होना भी चाहिए। ठीक। टिकटें देने की अगर आप बात करते हैं कि हमने टिकटें दी और ये सोच लिया कि हिंदू वोट तो हमारे को पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले आपको रिक्वेस्ट की कि देने वाली टिकट एक है, लेने हम्म वाले बंदे 10 हैं। हम्म। अब 10 में से मैं अगर किसी एक को टिकट दे देता हूं तो बाकी 9 तो नाराज होंगे ही। लेकिन सेठ साहब उनकी मेरा अपेक्षा सवाल, तो होती है। अगर नहीं वेस्ट में मेरा, मैं अरविंद जी को टिकट नहीं देता हम्म और अरविंद जी की जगह टिकट पार्टी किसी और को दे देती, तो कल हम्म। अरविंद जी भी नाराज हो जाते और लेकिन बाकी भी सेठ नाराज साहब मेरा, रहते। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल जी पूछा क्योंकि अगर एक किसी सीट से आपके 8 प्रत्याशी हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इन 8 लोगों ने इतनी समाज सेवा वहां कर ली हुई है कि इनको 8 को लगता है कि हमारी समाज सेवा के बिना पर तो हमको वोट मिलना चाहिए। तो अगर इतनी समाज सेवा हो चुकी है, फिर तो सेठ साहब आप जम्मू शहर में घूमते हैं, फिर तो कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई इलाका, फिर तो ये सिंगापुर होना चाहिए था जम्मू। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो कुछ तो है जिसके चलते 8 लोग कॉन्फिडेंट है कि हमको तो सिर्फ खड़ा होना है, हमको तो लोग जिता ही देंगे। तो फिर समझ में क्या आता है? देखें, फिर समझ में यही कोविड आता है। जी। जी कोविड के बाद अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि जनता के बीच में रह के काम किया तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर जो है समाज के बीच में रहा, समाज की सेवा करता रहा। हम्म, आप उससे 100% सेटिस्फाइड नहीं है, आप उससे 80% सेटिस्फाइड है, 70% सेटिस्फाइड है, दैट इज योर सब्जेक्टिव ठीक। सेटिस्फेक्शन। मैं सिर्फ इसमें एक पॉजिटिव चीज ये देखता हूँ कि जब हम्म, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी टिकट का वितरण करती है, आप ही ने कल कवर किया, तो जी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट के वितरण में 52 में से 30 टिकट जो है वो वितरण होती हैं उन फैमिलीज के बीच में जिनकी की हिस्ट्री है पॉलिटिकल फील्ड में कंटेस्ट करने की, पॉलिटिकल फैमिलीज को। जी जी। इसी तरह पीडीपी की भी 70% सीट्स जो हैं वो जाती हैं पॉलिटिकल फैमिलीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होके। ठीक। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें आम नेता, आम वर्कर भी उम्मीद करता है कि मुझे टिकट मिलेगी। ठीक। उसकी कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं होगी, लेकिन हम्म वो सोचता है कि मैंने काम किया है तो इस काम के बदले में मुझे भी मौका मिलना चाहिए टिकट लेने का। तो इसलिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है एक हो या दो लीडर हो जो सीट को लेने के लिए दावेदार हैं, क्योंकि हम्म। उनको पता है कि बाकियों को मिलने वाला है कुछ नहीं। लेकिन ठीक। भारतीय जनता पार्टी में एक सीट के ऊपर 10 या हो सकता है 20 दावेदार भी हों, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को उम्मीद है कि जो काम कर रहा है उस काम के बिना के ऊपर उसको टिकट मिल सकती है। तो तो सेठ साहब दिस टू यहाँ मी पर इज ए हेल्दी डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी सर। आई एग्री। अब मुझे सेठ साहब ये बताइएगा, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत, पूर्व हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मंत्री सत शर्मा, सत सीए, पूर्व पीएचई मंत्री सुखनंदन, पूर्व कुछ और मंत्री, ये सारे मंत्री और उसके अलावा अलग अलग बोर्डों के जिनको आपने चेयरमैन बनाया था, इन जी सभी लोगों को इस बार आपने टिकट नहीं दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक इनमें से कुछ लोगों को आपने कहा गवर्नर बना देंगे, कुछ को कहा है आपने कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, कुछ को आपने कहा है कि आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पार्टी में पद दे देंगे, एक आधे को आपने कह दिया कि पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे। क्या ये सत्य है कि इस इन लोगों से भयभीत होकर आपने इन्हें कहा कि आप शांत रहिए, आपको अच्छे से हम अकोमोडेट करेंगे, लेकिन टिकट आपको नहीं दे सकते? इनको टिकट न देने का कारण क्या है? क्या जो आरोप इनके ऊपर लगे कि इनके सत्ता में होने के बावजूद जम्मू का भला नहीं हुआ, इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे और उसके अलावा लोगों ने और भी कई सारी चीजें कही, तो क्या ये कैलकुलेट करके इन तमाम आरोपों के कारण आपने इनको टिकट डिनाई किया? नंबर 2, क्या आपने इनके साथ ये डील करी हुई है कि आप फिलहाल खामोश रहिए, आपको बाद में अकोमोडेट किया जाएगा?
और तीसरा ये कि अगर वाकई परफॉर्मेंस पैमाना था तो क्या इस वक्त आप मानेंगे कि दे वर नॉन परफॉर्मर्स, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट बीन गिवन टिकट्स दिस टाइम अराउंड? जुनेद भाई, मैं फिर आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एक चीज मैं आपको क्लियरली और ऑफिशियली बता रहा हूं कि देयर इज नो डील विद एनी पर्सन। ये जिस डील की आप बात करते हो कि कोई गवर्नर बनेगा, कोई राज्यसभा में जाएगा, कोई पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति ऐसी नहीं है। यहाँ पे वी डोंट गो फॉर द डील्स विद द पर्सन्स। तो इस तरह की ठीक। कोई डील किसी के साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनको टिकट, अगर किसी बड़े नेता को टिकट डिनाई हुई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका कद छोटा हो गया। उसका ये मतलब भी नहीं है कि उसके ऊपर कोई एलिगेशन है। उसका ठीक। ये मतलब भी नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि बदलते हुए वक्त में, आज के वक्त में उनसे ज्यादा जरूरत जो है उस बंदे की है जिसको टिकट दी गई है। ये कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा के टिकट रोकने वाला काम नहीं है। भारतीय ठीक। जनता पार्टी में जो वर्कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, उसका काम है कि नेशन के लिए काम करना, फिर पार्टी के लिए काम करना और लास्ट में अपने लिए काम करना। ये ठीक। पार्टी टिकट लेने वालों की पार्टी नहीं है। जो ठीक। भारतीय जनता पार्टी में बैठा है आके और ये सोचता है कि उसको टिकट लेनी है इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया है, वो शायद एक गलत पॉलिटिकल पार्टी में बैठा है। वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस हो सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है, पीडीपी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सेल्फ इज लास्ट। हमारा मोटो ही यही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो इन लोगों को जिनकी टिकट्स की आप बात करते हैं, टिकट डिनाई की गई है, शायद शायद आज के काल में, आज के टाइम पे जिन लोगों को टिकट दी गई पार्टी के असेसमेंट के हिसाब से, वो लोग आज के टाइम पे शायद बेटर परफॉर्म कर सकते हैं लोगों के लिए, इसलिए उनको टिकट दी गई। लेकिन कोई एलिगेशन जो है नहीं है उन लोगों के ऊपर जिनको टिकट डिनाई हुई है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड देयर वर्किंग। आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी को टिकट नहीं मिली है, लेकिन आज जो मोबाइल वैन्स जो है जिसका कार्यक्रम हमने शुरू किया, तो उसको डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने खुद जो है इनागुरेट किया। मैनिफेस्टो बनाने की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैनिफेस्टो की कमेटी का चेयरमैन जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी को बनाया जाता है। अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में निर्मल सिंह जी इंचार्ज थे पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू कश्मीर के। तो उनका कद जो है वो पॉलिटिकली कम नहीं है। इसी तरह कद जो है वो आप सत शर्मा जी का कहें, उनका कद भी कम नहीं है। सुखनंदन जी का कम कम नहीं है। श्याम चौधरी जी का कम नहीं है। बाली भगत जी का कम नहीं है। दे आर ऑल वेरी टॉल लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जिनकी जरूरत पार्टी को रहेगी और ये पार्टी के साथ काम करते रहेंगे। जैसे आपने कहा पार्टी के साथ काम करते रहेंगे, अब सबसे अहम सवाल, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी लेवल पर कोई बातचीत चल रही है या हो रही है? क्योंकि लोग ये बताते हैं कि आपने विपक्ष का कोई भी नेता नहीं छोड़ा जिसको आपने ईडी या सीबीआई को, जिसने क्या कहते हैं घेरा नहीं, और अगर घेरा तो उसके बाद वो विपक्ष का नेता जेल में ही मिला। लेकिन उमर देखिए अब्दुल्ला मैं के खिलाफ यहाँ पर आरोप है, सीबीआई में मामला है, ईडी से क्लीन चिट तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट के जरिए मिला है, तो वहां पर मैं ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं। लेकिन यूं कहा जाता है कि सीबीआई और ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर भी हल्का हाथ रखा। तो उसके बाद जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ तो आप लोगों ने फौरन कहना शुरू कर दिया जी कि इनका अलायंस कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। सो आर यू एक्सपेक्टिंग अ पोस्ट पोल अलायंस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस? और क्या ये सच है कि राम माधव इसीलिए जम्मू कश्मीर में है क्योंकि वो घाटी के नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ संपर्क में है? देखें, आदरणीय राम माधव जी का एक बड़ा एक्सपीरियंस है इलेक्शन लड़वाने का। वो पहले इलेक्शन जो हुए थे वो उन्होंने लड़वाए थे एज प्रभारी। और उनकी सर्विसेज को देखते हुए, उनके पास ट्रैक को देखते हुए उनको जो है वो समन किया गया, यहाँ पे इंचार्ज बनाया गया इस इलेक्शन का। दूसरी बात यह है कि हमारी कोई किसी किस्म की बातचीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, बी इट नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनी अदर पार्टी। तीसरी बात यह है कि हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने पांव पे खड़ी है।
we are not dependent upon any alliances or non-alliances between other political parties. ये जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वो सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी को बढ़ाता हुआ एजेंडा है, और कांग्रेस जब उनके साथ मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का निकलने के बाद जब ज्वाइन करती है, तो इट इज लेजिटिमेट फॉर अस टू से कि कांग्रेस जो है उस मैनिफेस्टो की गाड़ी पे चढ़ना चाहती है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है। ठीक। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर, कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, दीज आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज, ये हमारे अंडर काम नहीं करती। दीज वर्क ओनली व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड। अगर कोई ऑफेंस पीएमएलए एक्ट में नहीं होगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नहीं होगा, तो क्या ईडी जो है वहां पे जुरिस्डिक्शन अपनी एक्सरसाइज कर सकती है? नहीं कर पाएगी। अगर सपोज कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ और मैं चाहता हूं कि ईडी जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर दे, तो अगर ईडी कार्रवाई करती है तो दूसरे दिन कोर्ट जाके स्टे कर देगी उसको। अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ और सीबीआई किसी के ऊपर चालान लगा देती है, तो दूसरे दिन कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बैठी है, वो उसको स्टे कर देंगी। तो ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जिनका अपना दायरा है काम करने का, इसमें गवर्नमेंटल इंटरफेरेंसेस नहीं होती। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में एजेंसीज को इस्तेमाल करके डराने का माहौल है, या इसको अगर आपकी लैंग्वेज में समझे कि ये कल कोई फ्यूचर अलायंसेस बनाने की बात है, बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इज नॉट लुकिंग फॉर एनी अलायंसेस फॉर प्रेजेंट, और ना ही हम किसी अलायंस को तोड़ने में इंटरेस्टेड हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके बहुत बड़ी गलती की है, पॉलिटिकल गलती की है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेपरेटिस्ट एजेंडा है, सेपरेटिस्ट मैनिफेस्टो है, जिसमें वो उनकी मैनिफेस्टो में वो बातें हैं जो मिलिटेंसी को बढ़ाएंगी, जो जम्मू कश्मीर में दोबारा पीस को खत्म करेंगी, उसको पकड़ने के बाद शायद कांग्रेस जो है वो जम्मू खित्ते में लोगों को एड्रेस न कर पाए, लोगों को ना समझा पाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के साथ चलते हुए कांग्रेस जो है वो कैसे शांति को जो है बहाल रख सकती है जम्मू कश्मीर। तो इसका मतलब आप आउटराइटली इस बात का इनकार करते हैं कि कोई पोस्ट पोल अलायंस, अगर आपको जरूरत पड़ती है, चुनाव खत्म होने के बाद आपके नंबर्स इतने आते हैं कि आपको एक एलआई की जरूरत पड़ेगी, तो आप साफ तौर पर नकारते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो कतई भी बीजेपी के पोस्ट पोल एलआई नहीं होंगे, चाहे वो घाटी से जितना मर्जी उतना नंबर लेकर आए। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि पीडीपी के जुनेद पास भाई, नंबर था, बीजेपी के पास नंबर था, फिर आप दोनों ने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल मिल गए। जुनेद इस भाई, बार क्या संभावना है? जुनेद भाई, आई एम ए ट्रेन्ड एडवोकेट। आप मुझे लफ्जों में फंसा नहीं सकते। आई एम मेंटेनिंग दैट प्रेजेंटली देयर इज नो thought of alliance with anybody. प्रेजेंटली I am मींस not, पोस्ट पोल देयर इज। I am nobody to comment upon what is going to happen after the polls. That is not within my jurisdiction. That is with the jurisdiction of somebody else. और मैं ओके। दूसरे की jurisdiction में interfere नहीं करता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। As and today, we are not talking about any alliance with any political party. फ्यूचर में क्या होगा, that is not within my competence. वो जिनकी competence में होगा शायद वही आंसर दे सकते बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब हमें अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे हैं। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, जिनसे आपने साफ तौर पर ये सुना कि प्री पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ है, पोस्ट पोल में क्या होगा इस पर फिलहाल मैं टिप्पणी नहीं करूंगा।